थायराइड हार्मोन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, T3 भी और T4 भी दोनों ही साथ में। अब ध्यान से समझो, ये जो रहता है ये तुम्हारा ज्यादा पोटेंट होता है। ज्यादा पोटेंट बोलने का मतलब T3 के पास में पोटेंशियल ज्यादा है, क्लियर, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए T3 के पास जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, और T4 के पास में उतना पोटेंशियल नहीं होता है। लेकिन T4 जो है ये ज्यादा अमाउंट पे बनेगा और T3 जो है कम अमाउंट पे बनता है। हालांकि फिर ये T4 को T3 में कन्वर्ट करवा लिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है भाई, वो हम लोगों ने अपना पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ चुका है। 12 बजे हम लोग को, आधे लोगों को तो नींद आता होगा, रात के 12 बजे एक्टिवनेस आता होगा ताकि फिर पढ़ाई लिखाई चालू करें। हम लोगों ने पूरा, जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, अपने पूरे हार्मोनल सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं, ये खास करके ये मोबाइल और ये टीवी और लैपटॉप के चक्कर में। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए टॉपिक, ठीक है। तो इसमें से पिछले वाले क्लास में मैंने तुमको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेल बता चुका है। एक छोटा सा टॉपिक उसके लिए, मतलब उन हार्मोन या उन ग्लैंड से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक तुम्हारा है यहाँ से, डिसऑर्डर का। बेसिकली सभी हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर तुम्हारे बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जितने के भी दिए हुए हम लोग को सबको कवर करते हुए चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होने के बाद पिट्यूटरी के ही कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, मतलब उसमें से तुम्हारे भर भर करके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स निकल रहे हैं। इसका मतलब उसमें बहुत लगभग सारे ही हार्मोन्स में तुमको डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को लेकर के डिसऑर्डर्स देखना है, तो एक ही डिसऑर्डर हम लोग को यहाँ से कवर करना है। तो चलो भाई ठीक है, आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, क्लियर। पहले नंबर पे आज हेडिंग लगाओ पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में से जो हम लोगों को डिसऑर्डर देखना है, ये बेसिकली तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को लेकर के होने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, ऐसे नीचे में ही लिख लो GH, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को लेकर के हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो जिसको समझ में आ जाए ग्रोथ हार्मोन ही लिख लो, ना आए पूरे डिटेल में उसको लिखो ग्रोथ हार्मोन करके। अदरवाइज कल परसों में फिर कॉपी खोलोगे तो GH का मतलब ढूंढते फिर जाओगे फिर, क्लियर। तो जिसको याद हो चुका है पिछले वाले हार्मोन्स, उनको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा चीज जिसको समझ में आ चुका है वो यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है, वो एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग ऑन था कि नहीं वो चेक करना था, क्लियर। तो यहां से मैं क्या बोल रहा था, हाँ जिसको जिसको याद हो चुका है वो सिर्फ GH लिख करके छोड़ दो, बाकी लोग ग्रोथ हार्मोन पूरा डिटेल में लिखो, मतलब फुल फॉर्म में लिखो। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को लेकर के दो ही चीजें हो सकता है, या तो ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा कम सिक्रेट होगा, या तो ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होगा, या फिर ज्यादा अमाउंट पे सिक्रेट होगा। मॉडरेट रहा, नॉर्मल रहा, तब के केस में तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, उसमें तो डिसऑर्डर आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा कम सिक्रेट हो गया या फिर ज्यादा सिक्रेट हो गया, तो इस केस में तुम्हारे ये डिसऑर्डर्स होने वाले रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कम सिक्रेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, ठीक है। तो अगर हाइपो सिक्रेशन हुआ, और एक हम लोग इसमें से देखेंगे हाइपर सिक्रेशन। एक हो जाएगा यहां से हाइपोसिक्रेशन और एक आ जाएगा यहां से हाइपर सिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब जब तुम्हारा कम सिक्रेट हो रहा होगा, और हाइपो सिक्रेशन का मतलब जब कम सिक्रेशन हो रहा होगा, और हाइपर सिक्रेशन का मतलब जब ज्यादा सिक्रेट हो रहा होगा। इस केस में हम लोग को इसका डिसऑर्डर देखना है, तो ध्यान से समझो। हाइपोसिक्रेशन को फिर हम लोग फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई करने वाले होंगे। एक तो हो जाएगा बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले आया तब क्या होता है, और प्यूबर्टी के बाद, सेम वैसे ही हम लोग हाइपर सिक्रेशन का भी देखने वाले होंगे। तो क्या हो जाएगा बिफोर प्यूबर्टी, क्लियर। और ये क्या आ जाएगा आफ्टर प्यूबर्टी, सेम वैसे ही इसके भी दो केसेस आ जाएंगे। पहले नंबर पे आ जाएगा बिफोर प्यूबर्टी, क्लियर। और एक आ जाएगा यहां से आफ्टर प्यूबर्टी। समझ में आ गया ये, एक हो जाएगा बिफोर प्यूबर्टी, एक आफ्टर प्यूबर्टी के केस में। अब समझो, अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ है, हाइपोसिक्रेशन बोलने का मतलब कम अगर तुम्हारा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ रहेगा, और बिफोर प्यूबर्टी के केस की अगर बात करेंगे, तो बिफोर प्यूबर्टी में जो तुम्हारा डिसऑर्डर यहां पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फनेस,
इसके वजह से क्या होता है, क्या कॉज होता है, ड्वार्फनेस। अब ड्वार्फनेस जो रहता है बेसिकली, अच्छा चलो पहले सब को लिख लेते हैं फिर एक एक को समझाएंगे, क्लियर। उसके बाद में अगर आफ्टर प्यूबर्टी आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। इसको क्या बोल रहे हैं, एक्रोमाइक्रिया, क्लियर। वैसे ही बिफोर प्यूबर्टी जब हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इसमें से जो तुम्हारा डिसऑर्डर आएगा ये हो जाएगा जाइजेंटिज्म। ठीक है, जाइजेंटिज्म होता है इसमें। और अगर तुम्हारा आफ्टर प्यूबर्टी आया हुआ है, हाइपर सिक्रेशन अगर आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है तो इस केस में ये हो जाएगा एक्रोमेगाली। एक्रोमेगैली बोलो या फिर एक्रोमेगाली बोलो, क्लियर। तो ये तुम्हारे टोटल 4 डिसऑर्डर्स यहाँ पे देखने हैं, यही तुमको याद रखना है, क्लियर। सबसे पहले में क्या आ जाएगा, ये ड्वार्फनेस। देखो अगर बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले हाइपोसिक्रेशन होता है तो ड्राफ्टनेस आता है, हाइपर सिक्रेशन होता है तो जाइजेंटिज्म आने वाला होगा। वहीं अगर तुम्हारा आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी अगर हाइपोसिक्रेशन होता है तो इसमें एक्रोमाइक्रिया होगा, क्लियर। और अगर आफ्टर प्यूबर्टी तुम्हारा हाइपर सिक्रेशन होता है तब के केस में यहाँ पे एक्रोमेगाली होता है, एक्रोमेगाली, क्लियर, एक्रोमेगाली। ये समझ में आ गया होगा, नाम याद हो गया, क्लियर। अब समझो ये होते क्या क्या है और इनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, समझो ध्यान से। अगर तुम्हारा ड्वार्फनेस आया हुआ है या फिर तुम्हारा जाइजेंटिज्म आया हुआ है, तब दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में, जैसे मान ड्वार्फनेस पहले लेकर के चलो, ड्वार्फनेस के केस में होता क्या है कि पूरा होल बॉडी जो रहता है वो तुम्हारा शॉर्टन रह जाएगा, मतलब छोटा रह जाएगा। तो सर्कस वगैरह में जो आते हैं छोटे छोटे बौने, उनको तो देखे ही हुए रहोगे, अपने आसपास में भी तुमको एक आध दो चलते फिरते दिख ही गए रहेंगे, क्लियर। तो ये जो तुम्हारे होते हैं ये ओवरऑल बॉडी इनका शॉर्टन होने वाला होता है, क्लियर है, क्लियर। तो सर्कस, सर्कस ड्वार्फ्स इसमें देख सकते हो, उनको इनको इनको मिगेट्स बोलते हैं, मिगेट्स सुने हुए हो क्या, इनको मिगेट्स बोलते हैं, क्लियर। तो उतना डिटेल ना जाओ, सिर्फ इतना भेज में बिठाओ, क्या हो जाएगा ये ड्वार्फनेस, ओवरऑल बॉडी जो रहेगा ये तुम्हारा शॉर्ट रह जाएगा, क्लियर है, ओवरऑल बॉडी। अब समझो एक्रोमाइक्रिया, एक्रोमाइक्रिया बोलने का मतलब ये पूरा बॉडी शॉर्ट नहीं होने वाला, आ रहा समझ में। एक्रोमाइक्रिया के केस में तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स जो रहेंगे ये शॉर्टन रह जाएंगे। आफ्टर प्यूबर्टी आ रहा है ये, तो प्यूबर्टी तक तो तुम्हारा ग्रोथ जो है ये नॉर्मल दिखने के लिए मिलेगा, और प्यूबर्टी के बाद जो है यहां से या तो हाथ का साइज छोटा रह जाएगा या तो पैर का साइज छोटा रह जाएगा, मतलब इस टाइप से बॉडी के ऑर्गन जो रहेंगे ये तुमको शॉर्ट साइज में देखने के लिए मिलेंगे आफ्टर प्यूबर्टी, जब डेवलपमेंट होगा या जब ग्रोथ होगा, क्लियर। ये समझ में आ गया। तो डार्कनेस में होल बॉडी जो रहेगा तुम्हारा शॉर्टन हो जाएगा, पूरा छोटा हो जाएगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जो रहेंगे यही छोटे होने वाले रहेंगे, और इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा ये जाइजेंटिज्म। बोलने का मतलब होल बॉडी जो रहेगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइजेंटिज्म। अब इसके अलावा आफ्टर प्यूबर्टी में, आफ्टर प्यूबर्टी अगर तुम्हारा हाइपर सिक्रेशन होता है तब के केस में एक्रोमेगाली आएगा, और एक्रोमेगाली जो है ये तुम्हारा बड़ा खतरनाक कंडीशन होता है। इस वाले केस में डॉक्टर जो रहते हैं बेसिकली देख करके डायग्नोस भी नहीं, डायग्नोस का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता, मतलब ऑब्जर्व करना कि भाई कौन सा बीमारी हो रहा है, क्लियर, उसको हम लोग डायग्नोसिस कराने जाते हैं ना, मतलब चेक करवाने जाते हैं कौन सा बीमारी हुआ है। तो बेसिकली एक्रोमेगाली वाले जो रहते हैं इनका बहुत हार्ड डायग्नोस होता है, मतलब जल्दी ये पकड़ में ही नहीं आता कि बीमारी कौन सा हो रहा है। प्यूबर्टी के बाद एक तो आने वाला होगा, ऊपर से पूरा बॉडी का शेप अगर बढ़ रहा होगा या पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अगर एनलार्ज होने वाले रहेंगे तब के केस में तो समझ में आ जाएगा। कोई सा स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे मान करके चलो कि एक पैर का पांव जो है ये बढ़ना चालू हो गया है, दोनों पैर के पांव सिर्फ बढ़ने चालू हो गए, पाम का साइज बढ़ना चालू हो गया है, ये जो दिख रहा है ना ये ठुड्डी ये पूरा आगे निकल जाता है, ऐसे बड़ा खतरनाक टाइप से अपीयरेंस होता है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली आ गया ये समझ में, क्लियर। तो एक्रोमेगाली के लिए बेसिकली यहाँ पे तुमको देखना है ये तुम्हारा सीवियर डिसफिगरमेंट, लिख लेना इसी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी और फेस, दोनों में दोनों भी लिख लेना, सीवियर डिसफिगरमेंट एक्रोमेगाली के लिए। बाकी इनके लिए कुछ नहीं लिखना है और बस उतना समझने के लायक था, ये तो भेजे में आ चुका रहेगा, ठीक है। अब इमेजेस, अगर आज हम लोग इमेजेस पे चलते हैं तो इमेजेस में तुमको दिखा दूंगा, अदरवाइज कल इमेजेस दिखा दूंगा इनका चारों का, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ फेस और बॉडी,
क्लियर, ये बड़ा खतरनाक केस होता है, मतलब इसमें तुम्हारा प्री मैच्योर डेथ तक ये हो सकता है। तो कैन कॉज प्री मैच्योर डेथ, ये भी चिपकाओ साथ में, क्या आ जाएगा, कैन कॉज, ये उसी का है ना, अब कैसे बताएं भाई, दिख जाए समझ जाओगे ना, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन सब के पॉइंट्स नहीं है, सारे उसी के पॉइंट्स है। तो क्या हो जाएगा, कैन कॉज प्री मैच्योर डेथ, क्लियर, कैन कॉज प्री मैच्योर डेथ, आ गया ये समझ में, क्लियर हो गया होगा। छापो, पूरा फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी, बुक के हिसाब से ना चलो, बुक में तुम्हारा ये एक ही पैराग्राफ में साट के दे दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे अरेंज करके लिखो तो भेजे में जाएगा कि क्या लिखे हुए हैं, समझ में आया, चलो लिख, हाँ इसके लिए लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो होल बॉडी शॉर्टेंड, क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑर्गन रिमेन्स शॉर्टेंड, क्लियर, इसमें होल बॉडी शॉर्टेंड मतलब छोटा हो जाएगा, और इसमें सम ऑर्गन्स रिमेन शॉर्टेंड मतलब वो छोटे रह जाएंगे, क्लियर, बाकी बॉडी का ग्रोथ नॉर्मल होते जाएगा उसमें, आ गया ये समझ में, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ये जो केसेस आए हुए हैं, ये जो हम लोगों ने चार क्या क्या बोलना चाहिए, डिसऑर्डर्स देखा हुआ है, ये सिर्फ डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी होता है, बाकी बॉडी के तुम्हारे मेनली क्या बोलना चाहिए, सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे हो गया या अदर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है, ये लोग प्रॉपर क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन भी कर पाएंगे, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, ना ही इनमें किसी टाइप का तुमको मेंटल डिसऑर्डर देखने के लिए मिलने वाला है, सारे के सारे मेंटली हेल्थी होने वाले रहेंगे, इवन फिजिकली भी ऐसा तुमको कोई बीमारी नहीं दिखेगा, हाँ बस डिसफिगरमेंट हो जाता है बॉडी का, बस वही है, आ रहा है समझ में, बाकी इसमें तुमको इनके अलावा बहुत ज्यादा कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसको छोड़ करके, ठीक है, एक्रोमेगाली को छोड़ करके, क्लियर क्लियर। तो क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसके बाद अभी एक और हार्मोन देखेंगे, अभी आने वाला है, ठीक, अभी आने वाला है एक और हार्मोन, वहां पे जब पहुंचेंगे तो फिर वहां पे हम लोग एक, जैसे अभी देखेंगे थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के जब डिसऑर्डर्स देखेंगे, वहां पे फिर एक और डिजीज देखेंगे जिसमें कि तुम्हारा सेम कंडीशन आता है, जिसमें कि बॉडी का डेवलपमेंट उसमें भी नहीं हो पाता, लेकिन बॉडी के साथ साथ मेंटल डिफेक्ट भी आने वाला होता है, और साथ ही साथ में सेक्सुअल कैरेक्टर में भी डिफेक्ट आने वाला होता है, क्लियर, तो डिफरेंस तुमको पता रहना चाहिए फिर, क्लियर है, ठीक है, चलो भाई, तो इतना जल्दी लिखो फटाफट, इतना जल्दी करो, और उसमें लिख लेना क्या लिखोगे, और जाइजेंटिज्म वैसे भी समझ में आ जाएगा, उसको छोड़ दो, इतने को छापो, जल्दी करो जल्दी, फिर इतने में से तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस हो गया कंप्लीट, अब पीनियल देखेंगे, छोटा सा ही है पीनियल, और फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस स्टार्ट करेंगे, मे भी आज हाइपोथैलेमस एक क्लास में ना हो पाए, ठीक है, मे भी ना हो पाए, क्योंकि हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर्स भी भर भर करके देखने हैं, और साथ ही साथ भर भर करके देखने का मतलब जितना भी देखेंगे, क्योंकि नाम तुम्हारे लिए मोस्टली नया ही होने वाला होगा, एक ही साथ में सारे के सारे, और इस चैप्टर में तो डेटा ही डेटा है, अरे भाई नाम तो याद करना है मोस्टली, क्लियर, कि कौन सा बीमारी होने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, और फंक्शंस तो वैसे भी हम लोग को समझ में आ जाता है, तो फंक्शन समझने वाली बात है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं तो उनके अलावा वो तुमको याद करना है, उसको तुमको किसी भी हाल में एनी हाउ लर्न करके रखना है, हो गया क्या, अच्छा डन, गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट पिट्यूटरी कंप्लीट, नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बेसिकली कहां पे होता है पता है क्या, जो डाइनसेफ्लॉन हम लोगों ने देखा हुआ था उसका एपिथैलेमस, एपिथैलेमस डाइनसेफ्लॉन भी तुम्हारे फोरब्रेन का पार्ट है, तो फोरब्रेन के एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है, क्लियर, एपिथैलेमस के डोर्सल मतलब पीछे के साइड में, क्लियर, तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड लोकेशन इसका क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिन जो है इसको मैंने तुमको टेबुलर फॉर्म में पहले ही करवा दिया है, क्योंकि बार बार उसका झंझट कौन पाले कि हर चीज का याद अपने अपने जगह पे याद करना उतना नहीं हो पाता, क्लियर, तो जिस चीज को हम लोग एक सेपरेट प्लेस पे लिख पाएंगे उसको मैंने तुमको पहले ही करवा दिया है, अब तुम्हारा जिस जिस में भी ओरिजिन पूछेगा बस उसी को एक बार दिमाग में बिठा लेना, एक तो सारे के सारे तुम्हारे पेयरिंग के फॉर्म में याद तो ऐसे ही हो जाते हैं,
ठीक, तो वहीं से एक बार देख लेना उसको, और हर बार मतलब हर क्या बोलना चाहिए, ग्लैंड्स में तुमको और ओरिजिन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, वहीं से उसको देख लेना, बाकी लोकेशन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि सबका लोकेशन अलग अलग है। क्या हो जाएगा ये, डोर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, डोर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, ठीक, बेसिकली कहां पे, डाइनसेफ्लॉन लिख लो यहाँ पे, डाइनसेफ्लॉन के कहां पे, एपिथैलेमस, ठीक है। डाइनसेफ्लॉन के एपिथैलेमस में तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। साथ ही साथ में पीनियल ग्लैंड जो है ये हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है। कौन सा हार्मोन है, किसी को नाम पता है क्या, मैंने पिछले में भी बताया हुआ था, क्लियर। इसके हार्मोन को हम लोग बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, क्लियर। उधर मेलेनिन पिगमेंट था, ये मेलेटोनिन हार्मोन है। मेलेनिन पिगमेंट जो था ये तुम्हारा सॉरी पिट्यूटरी में हम लोगों ने देखा था, क्लियर। और मैंने उसमें बताया भी था मेलेनिन पिगमेंट जो है ये तुम्हारे मिड पिट्यूटरी लोब से निकलता है अदर एनिमल्स में, और हम ह्यूमंस के केस में एंटीरियर पिट्यूटरी से वो सीक्रेट होने वाला होगा, क्लियर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पीनियल ग्लैंड हार्मोन्स लिखो यहाँ पे, हार्मोन, कौन सा हार्मोन ये सीक्रेट करने वाला होता है, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन, क्लियर। बेसिकली इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब 10th का भी तो कुछ कुछ याद रहेगा ना भाई, बस उसी चीजों को यहाँ पे चिपकाना है। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ये हमारे स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है, मतलब सोने और उठने के साइकिल को ये मेंटेन करता है। पहले सुन लो फिर लिखेंगे एक एक करके। स्लीप अवेक साइकिल को ये मेंटेन करेगा। दूसरा चीज समझो इसमें, ये पिगमेंटेशन लाता है बॉडी में, कुछ अमाउंट पे ये पिगमेंटेशन भी लाने वाला होता है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। पिगमेंटेशन में बेसिकली ये बॉडी में फेयरनेस लाएगा, जबकि एमएसएच जो था, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहां से तुम्हारा मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा था, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये अपोजिट है, उसका कॉन्ट्रास्टिंग ये हार्मोन है, समझ लो, क्लियर। तो यहां से जो पिगमेंट्स बनाएंगे, बॉडी का जो पिगमेंटेशन ये करने वाला होता है, ये फेयरनेस लेकर के आएगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन डार्कनेस लेकर के आ रहा था बॉडी में, और ये फेयरनेस, लेकिन लेकिन ह्यूमंस में नहीं। इनका इफेक्ट जो फेयरनेस वाला होता है वो ह्यूमंस में नहीं देखा जाता, ये तुमको अदर एनिमल्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्लियर। ताकि भाई कोई ये ना सोच ले कि फिर चलो अब फ्री होकर के सोना चालू करते हैं तो फिर स्किन कलर में थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये ह्यूमन में ये कलर चेंज की बात मतलब कि नहीं देखा जाता, इसका उसमें इफेक्ट ही नहीं होता, क्लियर है। तो ये जो एनिमल्स रहेंगे, एनिमल्स में ये पिगमेंटेशन करवाने का काम करता है, जो कि तुम्हारा फेयर अपीयर होने वाला होगा। ये आ गया समझ में। ये कुछ अमाउंट में हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करता है, मतलब रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है, क्लियर। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे इसके फंक्शंस। एक एक करके हम लोग को सारे फंक्शंस लिखने हैं, और उसके बाद में फिर आखिरी में मैं तुमको बताऊंगा कि ये कुछ हार्मोन्स को, पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स को ये सप्रेस भी करता है, क्लियर। चलो भाई फटाफट लिखना चालू करो, साथ साथ मेरे फंक्शंस। मेंटेन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। इसको बुक में स्पेसिफिक लिखा हुआ है डायर्नल, समझ लेना। डायर्नल का मतलब होता है जो दिन होता है ना, दिन, एक दिन मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे 24 घंटे के टाइम को बोल रहे हैं, बस उसी को क्या इसमें वर्ड दिया हुआ है डायर्नल। तो डायर्नल से कंफ्यूजन ना होना कि कोई हैवी चीज है, नहीं, वही है, ठीक है। 24 आवर्स डायर्नल मतलब 24 आवर्स जो हम लोग का स्लीप अवेक साइकिल होता है, इसको ये मेंटेन 24 आवर स्लीप अवेक साइकिल, बस इतना ही लिख लो, काम चल जाएगा। स्लीप अवेक साइकिल, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ले लो। रात के 12 बजे में ये जो रहता है ये तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्शन के केस में रहता है, क्लियर। दिन के 12 बजे के टाइम पे इसका प्रोडक्शन मिनिमम होता है, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए, हालांकि ऐसा नहीं होता है भाई, वो हम लोगों ने अपना पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ चुका है। 12 बजे हम लोग को, आधे लोगों को तो नींद आता होगा, रात के 12 बजे एक्टिवनेस आता होगा ताकि फिर पढ़ाई लिखाई चालू करे। हम लोगों ने पूरा जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग अपने पूरे हार्मोनल सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं, ये खास करके ये मोबाइल और ये टीवी और लैपटॉप के चक्कर में,
आ रहा समझ में? अदरवाइज नेचुरली अगर देखोगे, पुराने जमाने का सोच करके देखो तो जो लोग होते थे एंशियंट टाइम पीरियड के, शाम तक उन लोग का खाना पीना निपट जाता था, 8-9 बजे तक वो लोग बेड पे चले जाते, 10 बजे तक उन लोग का एक नींद भी हो जाता होगा, उतना टाइम आराम से सोएंगे, 12 बजे तक जब उन लोग का नींद पहुंचेगा, मस्त गहरे नींद में वो लोग रहेंगे, तो भाई उनका बॉडी में ज्यादा बीमारी थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, उनका माइंड ऑलवेज फ्रेश रहने वाला होगा। तो पुराने जमाने के लोग जो रहते थे इसीलिए ज्यादा टाइम तक जी पाते थे, इतने ज्यादा वो लोग हेल्दी रहते थे, क्योंकि उनका पूरा रेगुलेशन जो है वो लोग नेचर के ऊपर में छोड़ करके रखे रहते थे। जाहिर सी, अब देखो पुराने जमाने अगर किसी के घर में कोई दादे दादी हो जो थोड़े से पुराने थिंकिंग वाले भी हो, एकदम मॉडर्न थिंकिंग वाले भी नहीं भाई, वो लोग आराम से 10 बजे उठेंगे, ठीक है, जो पुराने थिंकिंग वाले भी हो उनको तुम देखना कि सुबह 3 बजे 4 बजे उन लोग का नींद खुल जाता है और वो लोग उठ जाते हैं। क्लियर? तुम भी अगर अपने बॉडी को रेगुलेट करोगे तो भी तुम्हारे साथ भी यही होगा, आराम से अगर 10-11 बजे सो जाते हो, 4-5 बजे तुम्हारा बॉडी अपने आप उठा देगा तुमको। क्लियर? ना किसी अलार्म का रिक्वायरमेंट होगा, ना कुछ ना कुछ। तो बहुत ज्यादा हमारा बॉडी बेहतरीन बना हुआ है, ये बोलना चाहिए ना, भगवान का अगर ये कंस्ट्रक्शन है, सबके केस में इससे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और भगवान का कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? अब बर्बाद करे पड़े हैं भाई, चलो देखो क्या कर सकते हैं। तो मेंटेन 24 आवर, ये तुम्हारा रिदम को ये मेंटेन करने वाला होगा। स्लीप अवेक साइकिल हम लोगों ने इसको बोल दिया। साथ ही साथ में ये पिगमेंटेशन कॉज करता है, ठीक है, मतलब पिगमेंटेशन करवाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन लिख दो। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन, ये हमारे बॉडी के और क्या क्या टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अब समझो, जैसे इसमें हम लोगों ने लिख लिया मेंटेन मेटाबॉलिक, तो यही इकलौता हार्मोन नहीं है जो कि तुम्हारे क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला होता है, और भी बहुत सारे अभी आगे के हार्मोन्स भी सेम फंक्शन करने वाले होंगे। क्लियर? तो जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ में भी थायराइड ग्लैंड देखेंगे, उसमें से भी जो हार्मोन निकलता है वो भी हमारे बॉडी के बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी वो भी क्या करता है, मेंटेन करता है। तो उसमें फिर देखेंगे कि वो तुम्हारा आरबीसी का भी फॉर्मेशन करवाएगा। वैसे आगे में और हार्मोन्स आएंगे जो जिसमें लिखे रहेंगे कि वो भी तुम्हारे आरबीसी का फॉर्मेशन करवाने वाले होंगे। तो जो भी हम लोग फंक्शन लिखेंगे ये मत समझना कि वो इकलौते इसी हार्मोन का ही काम है, नहीं, ये फंक्शन तुम्हारे आने वाले और भी हार्मोन्स परफॉर्म करने वाले होंगे। तो इसको दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखना है। ये समझ में आ गया क्या? छापो, इसको छापो, फिर इसमें से लिखेंगे, ये कुछ कुछ सप्रेस करके रखेगा। क्लियर? कुछ कुछ ये सप्रेस करके भी रखने वाला होता है हार्मोन्स को, पिट्यूटरी हार्मोन्स को। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अच्छा, डन, गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट इस पे लिखेंगे, इट्स सप्रेस। इट्स सप्रेस कौन कौन से हार्मोन्स को बोलेंगे? तो एक तो प्रोलैक्टिन आ जाएगा, PRL। क्लियर? एक आ जाएगा यहां से FSH। FSH बोलने का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक आ जाएगा यहां से LH। LH बोलने का मतलब हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दोनों तीनों का ही काम मैच्योरिटी लाना होता है बॉडी में। समझ में आ रहा है? प्यूबर्टी लाना होता है तीनों का मेन। क्लियर? तीनों ही हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं तब जाकर के बॉडी में प्यूबर्टी का सिग्निफिकेंस हमको मिलता है। क्लियर है? प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसाइज करवाने वाला होगा, साथ ही साथ में जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है फीमेल्स में उसको ये एनलार्जमेंट करने वाला होगा, उसका ग्रोथ करवाएगा। FSH, LH ये सब चीजों के बारे में लिख चुके थे, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? प्यूबर्टी के लिए। तो ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड का निकला हुआ मेलेटोनिन हार्मोन, ये जो रहता है ये इन हार्मोन्स को, पिट्यूटरी के इन हार्मोन्स को सप्रेस करता है। तो जाहिर सी बात है ये हार्मोन्स अगर सप्रेस करेगा तो इनको ये एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, और इसके वजह से इसके अगर ज्यादा तुम्हारा ये ग्लैंड एक्टिव है तब मान करके चलो तुम्हारा प्यूबर्टी जो है वो डिले होने वाला होगा, सीधी सी बात। क्लियर? तो बेसिकली प्यूबर्टी डिले करने वाला होता है बाय सप्रेसिंग दीज हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्लियर? क्लियर? तो बस इतना ही चिपकाना है तुमको, इट सप्रेस PRL मतलब प्रोलैक्टिन, फुल फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में लिखना। मैं शॉर्ट में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि तुमको याद आए कुछ कुछ एलिमेंट्स।
ये प्रोलैक्टिन है, ये एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? क्लियर? बस इतना ही है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद और ज्यादा कुछ नहीं देखना। अब हम लोग देखेंगे थायराइड। पहले जल्दी लिखो इतने को, फिर हम लोग नेक्स्ट अपने ग्लैंड पे चलेंगे, थायराइड। जल्दी, डन, वेरी गुड। तो इतना कुछ होने के बाद अब नेक्स्ट जो हम लोग का ग्लैंड होगा, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्लियर? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? थायराइड ग्लैंड। क्लियर? क्लियर? चलो भाई, ठीक। तो थर्ड नंबर, अच्छा ये थर्ड हो गया क्या? ये थर्ड नंबर था। फोर्थ, थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, इसका लोकेशन कहां पे होता है बोलोगे, तो लोकेशन इसका हम लोग कहे, जैसे यहां से विंड ट्रैकिया आया हुआ है। क्लियर? मतलब विंड पाइप आया हुआ है ट्रैकिया, ट्रैकिया में इस टाइप से दो लोब्स के फॉर्म में। कहां गया भाई? अच्छा, ऐसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो इमेज में ही बताएंगे, मतलब डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे। ये जैसे यहां से ट्रैकिया आया हुआ है, तो दो लोब्स में ऐसे, एक इधर एक इधर, दो लोब्स में ये प्रेजेंट, और बीच में इसका एक कनेक्शन आया हुआ रहता है। और कौन से साइड में ये प्रेजेंट हो बोलोगे, तो इसके ये वेंट्रल साइड में, ये ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में। क्लियर? तो लोकेशन इसका क्या लिख रहा है पहले देखो, इधर साइड ऑफ ट्रैकिया, एट वेंट्रल पोजिशन। ठीक है? ठीक, क्लियर? बटरफ्लाई शेप में होता है ये। ठीक, क्लियर? तो शेप भी लिख लो। शेप इसका कैसे हो जाएगा? बटरफ्लाई शेप में। क्लियर? अच्छा, इसको तीन ही तो लाइन है, जल्दी लिखो, फिर इसका डायग्राम ड्रॉ करवाए बाजू में, जल्दी। तीन ही लाइन है, थोड़ा स्पीड में लिखो, फिर डायग्राम देखेंगे भाई। डन, गुड। अब देखो, अगर हम लोग यहां पे बनाए ट्रैकिया, ये मान लो ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में तुम्हारा प्रेजेंट होगा कहां पे? डोर्सल साइड में, सामने के साइड में। इस टाइप से दिख रहा है क्या? इमेज क्लियर है? क्लियर, गुड। यहां पे ध्यान दो, ये बीच में ये पार्ट आ गया, ये ये तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो लोब्स हो गए। अच्छा, दो लोब भी लिख लो तो यहाँ पे, टू लोब्स प्रेजेंट, बटरफ्लाई शेप, और टू लोब्स विथ टू लोब्स। एक लोब इधर आ गया, एक लोब उधर आ गया, बीच में इनका कनेक्शन है, कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं इस्थमस, इसको हम लोग बोल रहे हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या हो जाएंगे? टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। इतना समझ में आ चुका रहेगा? वो है इस्थमस। अब ध्यान देना, ये जो लोब तुमको दिख रहा है, ये जो दो लोब दिख रहा है, बेसिकली यही ग्लैंड्यूलर पार्ट्स होते हैं, मतलब हार्मोन का सिक्रेशन यहीं पे होगा। इस्थमस जो है वो तुम्हारा नॉन ग्लैंड्यूलर होता है, नॉन ग्लैंड्यूलर। तो लिख लो यहाँ पे, इस्थमस जो है ये तुम्हारा नॉन ग्लैंड्यूलर हो जाएगा।
ठीक। और ये जो दोनों लोब तुमको दिख रहे हैं ये हो जाएंगे ग्लैंड्यूलर्स। मतलब यही ग्लैंड्स है, यही हार्मोन सिंथेसाइज करेंगे, यही हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, और वो तुम्हारा नॉन ग्लैंड्यूलर पार्ट है। अब समझो, ये तो हम लोगों ने देख लिया वेंट्रल साइड से। किधर से देखा है इसको हम लोगों ने? ऐसे सामने से। मान करके चलो तुम मेरे को सामने से देख रहे हो तो ट्रैकिया में ये तुमको ऐसे दिखेगा। अब मान लो कि पीछे से डोर्सली इसको, मतलब इसके पीछे पलटा करके देखेंगे तो इसका अपीयरेंस कैसे आता है, ध्यान देना। ये तुम्हारा हो जाएगा वेंट्रल पोजिशन। ठीक है, मैं साइड में इसका डोर्सल पोजीशन में बना रहा हूं, ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद ये थायराइड ग्लैंड हो गया। ठीक है, इसके बाद में पैराथायरॉइड भी देखना है, तो पैराथायरॉइड इसी के पीछे में चिपका हुआ रहता है। चार चार ग्लैंड होते हैं पैराथायरॉइड के, तो ध्यान देना। इस टाइप से तुमको देखने के लिए मिलेगा। उधर पीछे है, अब ये जो ट्रैकिया है वो पीछे है, ट्रैकिया पीछे है, और ये पीछे, ये इधर इस साइड में आ गया है। आ गया ये समझ में? इसमें सामने में था, अब इसमें पीछे में आ गया, तो दिख रहा है ना, उसमें सामने ये वेंट्रल पोजीशन से। इसमें पीछे से देखेंगे तो पीछे से जब देखेंगे इसमें से इसको डोर्सल पोजीशन ले लेना। ठीक, ये तुम्हारा स्थमस ही होगा, वो पीछे साइड में है। अब इसका ये जो डोर्सल पार्ट रहता है, यहां पे तुमको एक, दो, तीन, चार, ये चार ग्लैंड दिखेंगे, और इनको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? पैराथायरॉइड। थायरॉइड ये हो गया, पीछे के साइड में चार ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड। ठीक है, इसके पीछे में चार पैराथायरॉइड ग्लैंड्स चिपके हुए हैं। समझ में आ चुका रहेगा? चलो ये दोनों डायग्राम बनाओ, इतने को लेबलिंग करो, फिर इसको हम लोग काट के अंदर में देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसका हम लोग देखेंगे सेक्शन, काट फाड़ के देखेंगे अब इसको, अंदर में इसका क्या क्या मटेरियल भरा पड़ा है और कैसे दिखता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका? स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो हम लोगों ने बाहर बाहर से देखा हुआ था उसको, अब अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, ध्यान से इसको समझते चलो। देखो, जब इसको खोल करके देखोगे, बेट पहले ये नहीं बनाते हैं, जब इसको खोल करके देखोगे तो यहाँ पे तुमको इस टाइप से गोले गोले दिखेंगे। वेट छोटे बना देते हैं ताकि सारा फंक्शन भी यहीं पे लिख देंगे, छोटा छोटा सा भी बना लेना, सारे फंक्शन उसी के आजू बाजू में चिपकाएंगे। ये तुमको गोले गोले टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पे, जब इसको खोलेंगे तो इस टाइप से गोले गोले दिखेंगे, और इसके बाहर में कुछ कंटेंट रहेगा, ऐसे समझो। देखो मेरे पास यहाँ पे कलर अवेलेबल है, ठीक है, तुम्हारे पास कलर अवेलेबल नहीं है, तो जब भी तुम सिमिलर चीजों को दो तीन बार एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका शेप चेंज करके बताया करो। क्लियर? उसका शेप चेंज करके बताया करो, तुमको आसान पड़ेगा। अब ध्यान दो, जब इसको हम लोगों ने फोड़ करके निकाला अंदर के मटेरियल को, तब के केस में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो तुम्हारा आउटर रीजन में देखे, उसके अंदर के आउटर रीजन में, समझ में आ रहा है बात? अंदर के आउटर पार्ट में तुमको ये टिश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। जैसे कि हम लोग का स्ट्रोमा प्रेजेंट था किसमें?
जो देखे थे ना क्लोरोफिल, क्लियर, क्लोरोप्लास्ट के केस में। बस यहां पे भी तुमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद ये जो आए हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। इनको क्या बोला जाएगा, फॉलिकल्स, क्लियर, फॉलिकल्स। अब इनके अलावा इस स्ट्रोमल स्ट्रोमल टिश्यू में एक और टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या हम लोग बोलते हैं, सी सेल। क्या बोलते हैं उसको, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, इनके बीच बीच में तुमको और कुछ सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ क्लियरली विजिबल है, बढ़िया दिख रहा है। चलो, तो बेसिकली इन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, या इनको बोलते हैं सी सेल्स। सी सेल्स, ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल देखेंगे। तो फॉलिकल्स, अब पहले फॉलिकल्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसका भी डिटेल देखेंगे, इसका भी साथ में डिटेल देखेंगे। ध्यान दो, फॉलिकल्स जो रहते हैं बेसिकली इनके इनसाइड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा कौन सा टिश्यू बोलने से, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, तो इनके इनसाइड में यहाँ पे तुमको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलेगा, लेयर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएंगे इसके इनसाइड में। अच्छा, इस इधर लिखते हैं, वेट, ये इनके इनसाइड में प्रेजेंट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर, यहां पे क्या प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। अब समझो ध्यान से, बेसिकली ये जो फॉलिकल्स होते हैं इन्हीं के इनसाइड में तुम्हारा थायराइड हार्मोन्स का स्टोरेज होगा। क्लियर, और यहाँ पे सिंथेसाइज भी होता है, स्टोरेज भी होता है। बेसिकली यही एक कहलाता है ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने बनाए हुए हार्मोन को दूसरे फॉर्म में स्टोर करके रखता है। क्लियर, स्टोर करके रखता है। बेसिकली अब समझो थोड़ा, प्रोटीन वगैरह तो हम लोगों ने देखा हुआ है पहले में, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में भी देख चुके हैं। क्लियर, तो बेसिकली यहाँ पे सुनो, सिर्फ बुक में नहीं दिया हुआ, इतना डिटेल तुमको लिखना भी नहीं है, मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूं, लिखने वाला एलिमेंट लिखूंगा उसी को छापना। ठीक है, समझो। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि कुछ कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स रहते हैं। क्लियर है, कुछ कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स रहते हैं जिसमें कि मैंने तुमको पिछले वाले में पढ़ा था, टायरोजिन, याद है, टायरोजिन मैंने नाम बताया था और उसको बोला था। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में भी एक दो बार इसको हम लोग डील करेंगे, और साथ ही साथ में टायरोजिन के बारे में हम लोग को क्लास 12th में भी पढ़ना है। क्लियर, वो फिनाइल एलेनिन का एक सब्सटेंस रहता है, उसको ये कन्वर्ट करने का काम करता है। वो भी मैंने तुमको एग्जांपल में बताया हुआ था, जिसको याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है याद करो चीजों को। क्लियर है, तो टायरोजिन जो रहता है उस टायरोजिन वाले एमिनो एसिड्स में, ठीक है, आयोडीन, जो आयोडीन हम लोग कंज्यूम करते हैं, वही आयोडीन जाकर के हमारे बॉडी में जो आयोडीन प्रेजेंट होता है वही आयोडीन जाकर के बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद वो बनाएगा एक तुम्हारा, मान करके चलो, थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोग्लोब्यूलिन। क्लियर, और वही जो थायरोग्लोब्यूलिन है वही इसके अंदर में स्टोर होकर के रहेगा। क्लियर है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सिर्फ सुनो, लिखना मत, लिख तो दिया ही नहीं है, क्या करोगे, लेकिन समझने वाली बात है क्योंकि आगे के टॉपिक भी समझना है यहां से, तो ध्यान से समझो। एक बार सबसे पहले में हुआ क्या है कि इसको जब अपना प्रोटीन बनाना था, तो जैसे ये हम लोगों ने ले लिया, मान लो टायरोजिन। क्लियर, टायरोजिन ले लिए, इसके साथ में आकर के बाइंड होता है आयोडीन। आयोडीन आकर के इसके साथ बाइंड हो गया। आयोडीन जैसे बाइंड होता है इसके साथ में, अब ये स्टोर्ड फॉर्म में इसके अंदर में रहेगा।
लेकिन तुम्हारे बुक के हिसाब से थायरोग्लोबुलिन को स्टोर्ड फॉर्म में नहीं बोला हुआ है। तुम्हारे बुक में ये जो थायराइड हॉर्मोन्स है इसको दो ही टाइप से लिया हुआ है, एक T3 के फॉर्म में और दूसरा T4 के फॉर्म में। क्लियर? तो यहां पे फॉलिकल्स क्या हो जाएगा? स्टोर हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स। in the form of T3 और एक आ जाएगा यहां से T4। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथ्रियोनिन। तीन आयोडीन के लिए इसको क्या बोलेंगे? 3 आयोडीन इसमें अटैच होता है, 4 आयोडीन इसमें अटैच होता है, इसको बोलेंगे ट्राई आयोडोथ्रियोनिन। क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा आयोडोथ्रियोनिन। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? ट्राई आयोडोथ्रियोनिन, ये हो जाएगा टेट्रा आयोडोथ्रियोनिन। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन नहीं, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। इसीलिए कल हम पिछले वाले क्लास में जब हम लोग लिख रहे थे तो मैंने तुमको बताया था कि थायरोक्सिन से ये जो तुम्हारा हार्मोन होगा ये थायराइड हार्मोन होगा। थायरोक्सिन नहीं लिखने के लिए बोला था मैंने वहां पे, और बोला था कि जब हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा। अब समझो, ये दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो T4 आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? T4। और थायराइड हार्मोन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? T3 भी और T4 भी, दोनों ही साथ में। अब ध्यान से समझो, ये जो रहता है ये तुम्हारा ज्यादा पोटेंट होता है। ज्यादा पोटेंट बोलने का मतलब T3 के पास में पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर? एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए T3 के पास जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, और T4 के पास में उतना पोटेंशियल नहीं होता है। लेकिन T4 जो है ये ज्यादा अमाउंट पे बनेगा और T3 जो है ये कम अमाउंट पे बनता है। हालांकि फिर ये T4 को T3 में कन्वर्ट करवा लिया जाता है। समझ में आ गया? बाकी T3 और T4 में से कौन सा ज्यादा पोटेंट है बोलोगे, किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है बोलोगे, तो T3 के पास ज्यादा पोटेंशियल होता है कोई सा भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर? तो ये बेसिकली हो जाएंगे तुम्हारे कॉलेज। इसके बारे में अभी लिखेंगे डिटेल में फंक्शंस। इसके ज्यादा हैं तो इसको मैं अलग से लिखवाऊंगा, और इसके फंक्शंस अभी देखेंगे, इसको हम लोग यहीं पे लिखेंगे। पहले इतने को चिपकाओ, इतने को भेजे में डाइजेस्ट करो, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। इसका कैल्सिटोनिन इसका हार्मोन होता है, फिर उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सब बताएंगे। लिखो इसको जल्दी, ठीक है? पहले इतने को बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। लेबलिंग में इतना ही, ऐसे ज्यादा नहीं देखना। डन, वेरी गुड। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स यहीं पे निपटा देते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, 7-8 इसके फंक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो पहले पैराफॉलिकुलर यहीं पे आ जाएंगे, इसको लिखेंगे यहीं पे। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो रहते हैं बेसिकली ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन। कभी कभी उसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, TCT शॉर्ट में उसको लिखेंगे TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। क्लियर है? क्लियर? चलो, तो इसमें से क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस थायरोकैल्सिटोनिन। क्लियर? थायरोकैल्सिटोनिन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? TCT, या फिर इसको सिर्फ कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। आ गया ये समझ में? बेसिकली इसका काम क्या है बोलोगे तो इसका काम होता है, किसी को पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हॉर्मोन्स है, पैराथॉर्मोन, उसका एक्टिविटी या उसका फंक्शन जो क्लास 10 में पढ़े हुए थे, किसी को याद है क्या? थोड़ा सा चैट पे लिख करके बताओ तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं। क्लियर? फिर यहां पे क्या हो जाएगा? ये प्रोड्यूस थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, या फिर इसको बोल रहे हैं हम लोग कैल्सिटोनिन, सिर्फ कैल्सिटोनिन बोलेंगे या फिर थायरोकैल्सिटोनिन बोलेंगे। बेसिकली ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को। तो रेगुलेट कैल्शियम लेवल बाय लोअरिंग डाउन, बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। क्लियर? क्या लिख रहे थे यहां पे? हाँ, रेगुलेट्स
कैल्शियम लेवल इन द बॉडी बाय लोअरिंग डाउन, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं, मतलब हॉर्मोन्स के पेयर है, जिसमें से एक तुम्हारे चीजों को बढ़ाने का काम करता है तो दूसरा कम करने का काम करता है। आ रहा समझ में? जैसे अभी अभी अगर एनिमल की केस की बात करें तो अभी पिछले में अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा हुआ था, एक मेलेटोनिन का और एक, हालांकि वो दोनों हॉर्मोन्स नहीं है, एक तुम्हारा हार्मोन है, एक पिगमेंट है, क्लियर। उसके बाद में ये तुम्हारे दो हार्मोन्स यहाँ पे देखेंगे अभी, और उसके बाद में दो पेयर हार्मोन अभी आगे में और देखेंगे, जैसे ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये तो नाम सुने ही हुए हो। इंसुलिन जो रहता है ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकेगॉन शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जब पेनक्रियाज देखेंगे तो उसके बारे में फिर डिटेल देखेंगे। नहीं भाई, कैल्शियम लेवल वो ये कम करता है, ये कैल्शियम लेवल कम करता है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड जो पैराथॉर्मोन रहता है वो तुम्हारे कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है और ये ब्लड से कैल्शियम को रिमूव करता है। अब रिमूव कैसे करेगा? तो बहुत जाहिर सी बात है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा था तुम्हारा, वो किडनी में हो रहा था। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन हम लोग करवा रहे थे ना कैल्शियम का, तो कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को किडनी में ये कम करवा देगा, एक। दूसरा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है उसको ये कम करवा देगा। आ रहा बात समझ में? तो कैल्शियम को ये किसी तरीके से बॉडी से बाहर निकालने का कोशिश करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है ये रिड्यूस हो जाए। समझ में आ गया? किसका काम है? कैल्सिटोनिन का, कैल्सिटोनिन का। क्लियर? क्लियर? छापो, इतना पूरा छापो। ये जो दो लाइन लिखे हुए हैं इसको लिखो, प्रवचन इसमें ज्यादा था, लिखे कम है कंटेंट। जल्दी लिखो जल्दी। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हो, ये जो कैल्सिटोनिन है, हालांकि इसके बारे में तो आगे मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार चिपका लो। इसको हम लोग हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं। कैल्सिमिक बोलने का मतलब कैल्शियम जो रहेगा यहाँ पे कम हो जाएगा, हाइपो बोलने का मतलब कम, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपोकैल्सी, हाइपर नहीं ना, हाइपो, कम करवाएगा, कम। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं बाय लोअरिंग डाउन, लोअरिंग डाउन मतलब कम करवा करके मेंटेन करेगा ये, क्लियर। अब समझो, इसका ये जो तामझाम रहता है, इसका पेयरिंग में कौन है बोलोगे तो इसके पेयरिंग में होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन और ये रेगुलेटेड वे में, ठीक है, बढ़िया मिलजुल कर काम करते हैं। ये कैल्शियम लेवल को डाउन करता है, वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, और इस तरीके से दोनों के दोनों मिल करके इसको मेंटेन करने का काम करेगा हमारे बॉडी में। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर। तो बस इसके लिए तुमको इतना ही देखना था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ, क्या बोलने से, थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। एक नहीं ना, थायराइड हार्मोन बोल रहे तो T3 T4 दोनों आ गए, थायरोक्सिन सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, और हम लोग को दोनों का फंक्शन साट के देखना है अभी, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक, चलो देखो, थायराइड हार्मोन जो रहता है ये हमारे बॉडी का फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों ग्रोथ करवाने वाला होगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो था वो सिर्फ बॉडी का ही ग्रोथ करवा रहा था, और इसमें तीनों ही ग्रोथ होने वाले रहेंगे। तो लिखो, ऐसे लिखो, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, क्लियर। इसके बाद ही हमारे बॉडी के बीएमआर, बीएमआर बोलने का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट,
क्लियर, ये उसको रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट्स बीएमआर। बीएमआर क्या हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये क्या कंट्रोल किया हुआ है, हमारे बॉडी में जो बीएमआर मतलब जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म को कुल मिलाकर के ये भी क्या करने वाला होता है, रेगुलेट करने वाला होता है। आ गया ये समझ में, क्लियर। अब इसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, ये तुम्हारा एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इट कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये बॉडी के मतलब कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करने का या फिर कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर किसी में जैसे मान लो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या बोलना चाहिए, रेगुलेटेड वे में नहीं है, ठीक है, वो तो मंथली साइकिल में वो चलता है, तो मंथली साइकिल में अगर किसी का रेगुलेट नहीं हो पा रहा होता है तब के केस में उसको थायराइड का भी टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है, ताकि प्रॉपरली पता चल पाए भाई कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में तुम्हारा इरेगुलेशन आया हुआ है एक्चुअली में उसका कॉज कहीं थायराइड ग्लैंड या फिर ये हॉर्मोन्स तो नहीं होने वाले। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। एक सेकंड जस्ट वेट करो, फिर आगे के पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ चलो क्लियर, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिया, 1 2 3, यह समझ में आ चुका रहेगा। अब इसमें आगे का पॉइंट समझो, ये जो रहता है ये तुम्हारे एक तरीके से कुछ कुछ अमाउंट पे, कंप्लीटली तो नहीं, कुछ अमाउंट पे ये तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड को भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, तो यहां पे लिख लेना कंट्रोल, क्या को बोल रहे थे, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ब्रैकेट में लिख लेना फॉर सिक्रीशन ऑफ, एड्रिनल ग्लैंड से तुम्हारा कौन सा, सॉरी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन यहां से सिक्रीट होते हैं, क्लियर, मतलब एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, तो ये उनके उनके भी सिक्रेशन को ये क्या करने वाला होता है, कंट्रोल करने वाला होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉर सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में जब ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को ये कर रहा है तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट भी इसमें से इंक्रीज होने वाला होगा, क्लियर, तो इट इंक्रीज हार्ट रेट। क्लियर, कितने पॉइंट्स हो गया, 2 2 4 और 1 5, हाँ इतना ही होना चाहिए, इंक्रीज हार्ट रेट, बस इतना ही है भाई, लिखो, एक आध दो और याद आएगा तो फिर लिखवाते हैं, इतने को लिखो तो जल्दी फटाफट लिखो, इतने को फटाफट, ठीक है। हाँ एक पॉइंट और, ये हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी मेंटेनेंस करता है, ठीक है, तो इसमें लिखो मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। क्लियर, मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, आ गया ये समझ में, चलो फटाफट इतने को नोट डाउन करो, ये थे तुम्हारे फंक्शंस ऑफ, क्या बोलना चाहिए इसको, थायराइड ग्लैंड। हाँ एक और आएगा थायराइड ग्लैंड में, मैंने तुमको अभी अभी बताया हुआ था, आरबीसी का, आरबीसी के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है, तो लिखो प्रमोट्स सिंथेसाइज ऑफ आरबीसी। क्लियर, और इस प्रोसेस को आरबीसी के प्रोसेस, सॉरी आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इरेथ्रोपोएसिस। क्लियर, तो ये हो जाएगा इरेथ्रोपोएसिस।
ये इरेथ्रोपोइसिस को प्रमोट करने वाला होगा। ये इनमें से मोस्टली चीजों को हम लोगों ने क्लास 10th में देखा हुआ है। आ रहा बात समझ में? अब भाई जिसको जिसको याद नहीं है फिर क्या कर पाएंगे, बाकी इनमें से मोस्टली एलिमेंट्स क्लास 10th में पढ़ाया गया रहता ही है। क्लियर क्लियर, क्योंकि उसमें गिने चुने तो एक तो ग्लैंड्स देखने, सारे के सारे तो ग्लैंड्स के सारे हार्मोन्स और सारे फंक्शंस कवर करने होते नहीं है, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट्स है वो तो हम लोग कवर करते ही है वहां। ठीक, तो इनमें से मोस्टली एलिमेंट्स पढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? चलो चलो जल्दी लिखो इतने को। अच्छा बीएमआर, देखो बीएमआर यहाँ पे लिखा हुआ है, रेगुलेट बीएमआर लिखा हुआ है। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है अगर बोलोगे तो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे एक्टिविटीज में कितने अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर, तो एनर्जी बनाने के लिए जाहिर सी बात हमारे बॉडी में कैटाबोलिक एनाबोलिक सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे वहां पे। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बेसिस हमारे बॉडी के जो भी तुम्हारे कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको रेगुलेट करने को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर हुआ? उसे क्या बोला जा रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले एलिमेंट यहाँ पे है नहीं, वैसे भी समझ में आ रहा है बात? क्लियर, तो बीएमआर क्या होता है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई ना समझ में आया तो जल्दी बताओ, फिर इसको और सिंप्लीफाई करके बताएं, बाकी यही है। ठीक है, डे टू डे लाइफ या डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम लोग पर डे कितना एनर्जी बर्न करने वाले होते, कितना एनर्जी चलाते हैं। ठीक है, तो उसी को रेगुलेट करने के काम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीएमआर को रेगुलेट करना। ठीक है, डन, गुड, वेरी गुड। तो इतने में से तुम्हारे थायराइड ग्लैंड के क्या बोलना चाहिए, सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उसमें से लेबलिंग भी देख लिया, फंक्शंस भी देख लिए, किसका किसका कौन कौन से कैसे कैसे फंक्शंस होने वाले होते हैं। इसको तो तुमको एज इट इज याद रख लेना है भाई, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर, कि राइट द फंक्शंस ऑफ, कोई सा भी हार्मोन दे दिया, बोलेगा राइट द फंक्शन ऑफ दिस। अब समझो, बहुत मैंने तुमको पहले अभी क्या बोला था कि बहुत सारे हार्मोन्स के कॉमन फंक्शंस होते हैं। तो कॉमन पहले तो सब एक बार खत्म हो जाने दो, उसके बाद में कॉमन फंक्शंस जिन जिन, जैसे इरेथ्रोपोएसिस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इरेथ्रोपोएसिस में एक तुम्हारा यूज हो गया कौन सा चीज, थायराइड हार्मोन्स। क्लियर, तो थायराइड हार्मोन्स तुम्हारा यूज हो चुका है इरेथ्रोपोएसिस में। अभी आएंगे और आगे में बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे जो कि तुम्हारे इरेथ्रोपोएसिस को प्रमोट करने वाले होंगे। तो इस टाइप से जो तुम्हारे कॉमन फंक्शंस होंगे आखिरी में, सबको अलग से सेपरेटली कहीं पे लिख लेना। क्लियर, ताकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे कि इस वाले स्पेसिफिक फंक्शन को कौन कौन से हार्मोन्स जो है ये परफॉर्म करवा रहे हैं। क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इन्हीं के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, आ गया होगा ये समझ में? जैसे अभी अभी हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के लिए दो हार्मोन्स देख चुका है। एक तो हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड देख लिया, उसने वो भी कुछ अमाउंट पे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड भी देख लिया, ये भी बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये भी मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे तो दो हार्मोन्स तुम्हारे इसी के लिए हो गए, अभी आएंगे और आगे में हार्मोन्स उसके लिए भी। और क्लियर, तो इस हिसाब से जितने भी तुम्हारे कॉमन एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस होने वाले रहेंगे, इसको सेपरेटली तुम अलग से कॉपी के पीछे में लिख लेना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही देखना है हम लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास मतलब कल वाले क्लास में मैं तुमको इसके देखो डिसऑर्डर्स जो है उसमें नाम है और आधे उधरा में उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे मैं सारे क्लासेस में तुमको बोलता हूं, जो चीजें एक बार में करने लायक है, भले ही हम लोग का टाइम जल्दी निकल रहा हो तब भी चलेगा, लेकिन हम लोग उसको एक ही क्लास में खत्म करेंगे तो जाकर के प्रॉपरली वो भेजे में बैठेगा। आ रहा समझ में? तो इसके थोड़े से हो गए, उसके बाद में फिर एड्रिनल ग्लैंड्स के हो गए ये, और इनके जो डिसऑर्डर्स है थोड़े से ठीक ठाक के हैं। क्लियर, तो इनको हम लोग को देखना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे।